Assalamu alaikum. Today we will discuss an important concept of monetary economics, that is seigniorage. Seigniorage is basically the profit of government by printing new money and the cost of printing it. अच्छा देखिए, सेनोरेज बेसिकली जो है वो आपकी जो गवर्नमेंट होती है, जब भी कोई मसले मसाइल आते हैं, जब भी बजट फाइनेंसिंग होती है या गवर्नमेंट कहीं अपने मुल्क में इन्वेस्ट कर रही होती है, तो उसके पास तरीके होते हैं कि या तो वो टैक्स ले या वो गवर्नमेंट बॉन्ड इशू करे जिनसे वो पैसे ले, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस ले या गवर्नमेंट बॉन्ड इशू करे, या फिर तीसरी चीज़ होती है वो होती है कि प्रिंटिंग न्यू मनी। तो बेसिकली जो सेग्नोरेज है वो प्रिंटिंग ऑफ न्यू मनी और कॉस्ट ऑफ प्रिंटिंग इट का डिफरेंस है। यानी लाजमी सी बात है कि देखें, ये बात बिल्कुल अगर हम कह लिया जाए तो पैसे इंसान अगर क्योंकि गवर्नमेंट की बात करी जाए तो दे हैव अ फ्री हैंड टू प्रिंट वट एवर अमाउंट ऑफ मनी दे वांट, except if we cite the conditions. So जो प्रिंटिंग है वो प्रिंटिंग और न्यू मनी वो बेसिकली बहुत ही आसान है, और वो गवर्नमेंट अपने पास उनके मशीन्स होती हैं, उनके पास मैकेनिज्म होता है, उससे वो प्रिंट कर सकते हैं। तो द कॉस्ट विच अकर ऑन प्रिंटिंग न्यू मनी इज वेरी लिमिटेड एंड इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द अमाउंट ऑफ प्रिंटिंग न्यू मनी। ठीक है, तो यूजुअली डेफिनेशन आपको यही मिलेगी अपने इंटरनेट पे या कहीं और आप देखेंगे किसी टेक्स्ट बुक में। तो लेकिन क्योंकि ये अमाउंट बहुत छोटी होती है तो जो नॉर्मली लोग बोलते हैं कि सेग्नोरेज जो है वो बस प्रिंटिंग न्यू मनी का एक नाम है, कि जितनी पैसा आप प्रिंट कर रहे हैं वो सेग्नोरेज है, न्यू करेंसी जो आप प्रिंट कर रहे हैं। ठीक है, फ्री हैंड तो है गवर्नमेंट के पास कि वो जितना चाहे पैसा जो है वो प्रिंट कर सकती है, बट सिर्फ एक फियाट मनी ऐसे होता है जो कि किसी रियल कमोडिटी से बैक नहीं होता। ठीक है, बाकी वैसे अगर आप देखें तो इकोनॉमी में जो भी पैसा प्रिंट करेगी उसके बैक के ऊपर कोई ना कोई चीज़ रखी होनी लाजमी है, वरना तो जो इकोनॉमिस्ट नहीं होते और जो आम लोग होते हैं उनका यही कहना होता है कि जहाँ मसला आ रहा है गवर्नमेंट के पास तो मशीन लगी हुई है, वो 10,000 का अगर राउंड गैप आ रहा है तो वो प्रिंट से पूरा कर दे। लेकिन वो पूरा इसलिए नहीं कर पाती क्योंकि एक तो वजह ये है कि उसके पीछे कुछ कमोडिटी बैक्ड होती है, वो कमोडिटी के बेस के ऊपर ही प्रिंटिंग हो सकती है, इसके अलावा एक्स्ट्रा प्रिंटिंग नहीं हो सकती। और दूसरी चीज़ जो मेन प्रॉब्लम यहाँ आ जाती है कि एक्स्ट्रा मनी प्रिंटिंग से होता क्या है, वो ये होता है कि इन्फ्लेशन इकोनॉमी में बढ़ जाती है। तो दूसरी डेफिनेशन भी तकरीबन इसी तरीके की है कि द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर फाइनेंस बाय प्रिंटिंग न्यू मनी और इंक्रीजिंग बेस मनी, यानी वो पार्ट गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का जो कि फाइनेंस किया जाए प्रिंट करते न्यू मनी प्रिंट करने के बाद, उस पार्ट को प्रिंटिंग न्यू मनी प्रिंट करने से फाइनेंस किया जाए, नई मनी जो प्रिंट की हो वो पैसा देकर फाइनेंस किया जाए, या फिर बेस मनी बढ़ाई जाए। अच्छा, बेस मनी मैंने यहाँ लिखा हुआ है नोट्स एंड कॉइन बैंक रिजर्व्स इन कैश, पैसे सिक्के या फिर बैंक रिजर्व्स। यानी देखें, जो नोट फिजिकल फॉर्म में नोट्स होते हैं आपके पास कैश फॉर्म में सिक्के होते हैं, नोट्स होते हैं, ये बेसिकली जो इकोनॉमी में ये चीज़ नोट्स और कॉइन जो सर्कुलेट कर रहे होते हैं वो, और साथ में वो बैंक का रिजर्व जिसमें उसने कैश रखा होता है, यानी जैसे बैंक के पास एक वॉल्ट होता है उस पर कैश फॉर्म में कुछ पैसा मेंटेन होता है जो कि इकोनॉमी में नहीं घूम रहा होता, तो वो सारा कैश आइटम बेसिकली बेस मनी में आता है। तो बेस मनी भी इंक्रीज करें या प्रिंटिंग न्यू मनी करें, बात एक ही है, क्योंकि जैसे ही आप नई मनी प्रिंट करेंगे तो वो कैश फॉर्म में आ जाएगी, फिजिकल फॉर्म में आ जाएगी, और वो फिर यहाँ बेस मनी भी इंक्रीज कर देगी, तो बात एक ही है। अच्छा, मैंने आपको बताया कि मसला क्या है कि सेग्नोरेज या आप कहें प्रिंटिंग न्यू मनी का, क्या वो हाईली इन्फ्लेशनरी होती है। वो कैसे कि देखें, जब इंक्रीज करेंगे आप मनी सप्लाई तो होगा क्या कि एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएगी, जब लोगों का पैसा ज़्यादा आ जाएगा तो दे विल स्टार्ट स्पेंडिंग मोर ऑन द कमोडिटीज, ऑन द गुड्स एंड सर्विसेज, सो इट विल लीड्स टू इंक्रीज द डिमांड इन इकोनॉमी, which in turn leads to increase inflation if the supply is limited. If the supply is constant and we keeps on increasing the demand, it will only lead to increase the prices
which in turn will called inflation. ओके कुछ चीज़ें जो यहाँ हमें पढ़नी है या जो हमें यहाँ चीज़ें देखनी है, इस मॉडल के अंदर जो हम अज्यूम करेंगे या हम ऑब्जर्व करेंगे, वो बेसिकली क्या है कि फुल एम्प्लॉयमेंट है। दूसरा रैशनल एक्सपेक्टेशन है। इट मीन्स कि जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वही टर्न्स आउट होता है। यानी अगर आप एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन कह रहे हैं 8% होगी अगले साल, तो क्योंकि रैशनल एक्सपेक्टेशन है, तो रैशनल एक्सपेक्टेशन का कहना ये होता है कि अगर तो कोई अनफोर्सीन इंसिडेंट नहीं आया तो आपके एक्सपेक्टेशन बिल्कुल फिट बैठेगी। तो यानी जो एक्सपेक्टेड है वो एक्चुअल के बराबर। उसके बाद ये कि रियल इंटरेस्ट रेट जो है वो कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, बेसिकली ये क्लासिकल का व्यू है। और यहाँ जो हम बताना चाह रहे हैं वो यही है कि देखें, अगर इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट पर होगी तो मनी सप्लाई बढ़ने से आपके एलएम में चेंज आएगा, आपके एलएम की वजह से आपके एग्रीगेट डिमांड में चेंज आएगा। लेकिन क्योंकि सप्लाई बराबर है, सप्लाई चेंज नहीं हो सकती, मजीद इकोनॉमी और प्रोड्यूस ही नहीं कर सकती, क्योंकि बिकॉज इट इज एन एट फुल एम्प्लॉयमेंट और फुल आउटपुट। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट कह लें या फुल आउटपुट कह लें, बात ही नहीं होती है। जब फुल एम्प्लॉयमेंट पे है तो इट मीन्स यू आर एट फुल आउटपुट, फुल लेवल ऑफ आउटपुट। तो जब फुल लेवल ऑफ आउटपुट पर हैं तो यू हैव नॉट कहते हैं कि यू हैव फुल एंड यू डोंट हैव मच कैपेसिटी टू प्रोड्यूस मोर देन दिस फुल लेवल ऑफ आउटपुट। तो आप सिर्फ एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी, जिसकी वजह से क्योंकि डिमांड बढ़ जाएगी और सप्लाई वही रहेगी तो आपकी इन्फ्लेशन बढ़ेगी। और यही वजह है कि हम न्यू मनी प्रिंट इतना नहीं करते, क्योंकि बिकॉज इट इज हाईली इन्फ्लेशनरी। अच्छा, अब हम थोड़ा डेरिवेशन की जाने आ जाते हैं कि एज वी से दैट सिग्नोरेज इज इंक्रीजिंग मनी सप्लाई। बिल्कुल ऐसा ही है। हम नॉमिनल टर्म्स में बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम रियल टर्म्स की बात नहीं कर रहे हैं। हम नॉमिनल टर्म में जब बात कर रहे हैं तो हमारा कहना यही है कि सिग्नोरेज क्या है, बेसिकली यहाँ पे अगर देखा जाए तो प्रिंटिंग न्यू मनी, यानी मनी सप्लाई बढ़ा देना। तो मनी सप्लाई बढ़ा देना, अगर आप चेंज की बात करें तो वो चेंज आपका क्या होता है, चेंज इन मनी सप्लाई ओवर एम जो है वो ग्रोथ हो जाती है। ग्रोथ बेसिकली कितनी है मनी सप्लाई की, तो इंक्रीजिंग मनी सप्लाई, मनी सप्लाई इंक्रीज होना। तो फिर आप इक्वेशन कैसे लिखेंगे कि सिग्नोरेज बेसिकली क्या है, एम नॉट ओवर पी। यानी ये आपकी इक्वेशन है सिग्नोरेज की, सिग्नोरेज कहते हैं, वैसे प्रोनाउंस सिग्नोरेज करते हैं। तो एम नॉट ओवर पी। अच्छा, एम नॉट ये क्या है, एम नॉट बेसिकली चेंज इन नॉमिनल मनी सप्लाई है। क्यों चेंज, कि देखिए पहले कुछ और होगा, प्रिंट करी नई मनी और आपके पास एक नई अमाउंट ऑफ मनी सप्लाई आ गई, तो उन दोनों का डिफरेंस जो है वो बेसिकली यहाँ पर आएगा। अच्छा, उसके बाद डिवाइडेड बाय पी। पी क्यों, क्योंकि जो है वो प्राइस है नीचे, रियल मनी सप्लाई जब बात हम करते हैं तो रियल मनी सप्लाई ये होती है। लेकिन हम एम नॉट से हम चेंज, सब्जेक्ट टू चेंज जो है वो सिर्फ नॉमिनल मनी सप्लाई है, इसलिए इसके ऊपर हमने नोट लगाया है और इसको दिखाया है कि बस यही चेंज होता है और प्राइस हमारा कांस्टेंट रहता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अच्छा से अगर हम इसको थोड़ा सा मैनिपुलेट कर दें, क्योंकि मैथ्स का रूल होता है कि अगर आप चाहें कोई इक्वेशन को फॉर्म करना तो आप एक ही चीज़ को डिवाइड एंड मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, प्लस माइनस भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास हमने m को मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। जैसे कि अगर मैं चाहूँ और यहाँ लिखूँ कि m ओवर m, तो ये मल्टीप्लाई डिवाइड करते देखा जाए तो ये 1 हो जाएगा। लेकिन ये सिर्फ लिखा इसलिए कि अगर m को मैं यहाँ कर दूँ और p को यहाँ कर दूँ तो ये इक्वेशन बन जाएगी, m नॉट ओवर m और मल्टीप्लाई बाय m ओवर p। तो ये इक्वेशन एक फॉर्म हो जाएगी जिसको हम आगे आके समझ सकते हैं। तो ये m ओवर p जो हो गया, क्योंकि ये एक फिक्स अमाउंट आ गई मनी सप्लाई की, और P आपका जो प्राइस हो गया, तो ये कहलाएगा रियल मनी बैलेंस या रियल कैश बैलेंस। मनी बैलेंस कहते हैं इसको अगर आप कहना चाहें तो, रियल मनी बैलेंसेस। ठीक है, और ये जो अमाउंट है, ये आपकी अमाउंट क्या है, ये आपकी अमाउंट जो है वो चेंज और ग्रोथ ऑफ मनी सप्लाई। किस तरीके से, क्योंकि देखें ये एम नॉट क्या था, ये m1 माइनस एम नॉट था, डिवाइड बाय एम नॉट, या आप इसको कह रहे हैं। तो ये क्या है, चेंज और डिवाइड बाय इनिशियल वैल्यू। तो ये बेसिकली क्या आ जाता है आपका, ये आपका आ जाता है ग्रोथ। तो ग्रोथ रेट ऑफ मनी सप्लाई भी इसको हम कहते हैं। तो हमने यहाँ पे जीएम लिख दिया इसकी जगह पे। अच्छा, अब बात ये आती है कि जैसे कि हमने यहाँ बताया था कि फुल एम्प्लॉयमेंट की वजह से होता क्या है कि जैसे ही आप जो है वो अपनी मनी सप्लाई इंक्रीज करते हैं, वो इन रिटर्न कुछ भी नहीं होता, आपके आउटपुट में कोई इंक्रीज नहीं आता, कुछ नहीं आता। अल्टीमेटली होता क्या है कि सिर्फ और सिर्फ प्राइसेस बढ़ जाते हैं, जो कि मैंने आपको यहाँ बताया।
तो मनी सप्लाई इंक्रीज करने से होगा क्या कि प्राइसेस बढ़ जाएंगे। तो जितनी आप मनी ग्रो करेंगे, ग्रोथ रेट ऑफ मनी यानी जितना चेंज आएगा मनी में, उतना ही आपका जो है वो चेंज आ जाएगा कहाँ पे, इन्फ्लेशन में। अगर यानी 3% से मनी ग्रोथ होती है तो वही 3% आपका जो है वो इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि डायरेक्टली सारा का सारा ट्रांसलेट हो जाएगा इन्फ्लेशन में, आपके आउटपुट में कोई चेंजिंग नहीं आएगी बिकॉज यू आर एट फुल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो ये बेसिकली इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन टैक्स है। अगर आप देखें तो यहाँ पे ये चीज तो देखें दोनों में सेम है, और ये पी नॉट ओवर पी क्या है, बेसिकली इन्फ्लेशन है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ग्रोथ ऑफ मनी बिल्कुल ट्रांसलेट हो जाएगा इन्फ्लेशन में, तो आप इस इन्फ्लेशन को यहाँ रख सकते हैं। और यहाँ मैंने लिखा हुआ है कि अगर रियल कैश बैलेंसेस कांस्टेंट रहे हैं ओवर द टाइम, तो जीएम इज इक्वल टू, अगर स्टेडी स्टेट की बात करेंगे, जब बिल्कुल स्टेडी स्टेट का मकसद होता है कि बस बिल्कुल सब कांस्टेंट है चीज़ें, तो अगर आप ग्रोथ ऑफ मनी बढ़ाते हैं तो वो डायरेक्टली ट्रांसलेट होगी और आपका इन्फ्लेशन में। और चूंकि हमने दूसरी बात करी थी कि वी एज्यूमिंग नेशनल एक्सपेक्टेशन, इट मीन्स क्या कहते हैं कि जो भी आप एक्सपेक्ट करोगे वो आपके एक्चुअल के बराबर होगा, तो इसलिए एक्सपेक्टेड भी इस ग्रोथ ऑफ मनी के बराबर होगी। हमने इस इक्वेशन को बिल्कुल इस तरीके से लिख लिया जहां हमने इन्फ्लेशन लेकर आ गया। अच्छा, ये इन्फ्लेशन टैक्स कहलाता है जो मैंने लिखा हुआ है कि बेसिकली देखें कि जो भी आपके पास पैसा होता है रियल टर्म्स में, उसका आपको कुछ ना कुछ इन्फ्लेशन टैक्स देना पड़ता है, जो कि डायरेक्टली नहीं दे रहे होते। वो किस तरीके से कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ती है आपके पैसे की वर्थ गिरती रहती है, तो वो इन्फ्लेशन टैक्स कहलाता है। जितनी आपकी इन्फ्लेशन बढ़ेगी वो आप समझ लें कहते हैं उतना आप टैक्स दे रहे हैं अपने पैसे पे। यानी अगर आज आपने 100 रुपये रखे हुए, इन्फ्लेशन 10% से बढ़ गई, इट मीन आपकी जो वर्थ थी 100 रुपये की वो 10% से कम हो गई, वो टैक्स चला गया, 90 रुपये की औकात रहेगी उस पैसे की। ठीक है। अच्छा, लेफर कर्व हमने बनाया, और तो लेफर ने ये अपना आप कह लें कहते हैं कि अपना एक अपने हाइपोथेसिस के थ्रू और एम्पिरिकल एविडेंस के थ्रू ये फॉर्म किया था। इसमें उनका कहना ये है कि देखें जीएम ग्रोथ ऑफ मनी नीचे है और सिग्नोरेज ऊपर है वर्टिकल एक्सिस पे। जैसे जैसे ग्रोथ ऑफ मनी बढ़ेगी एक पीरियड तक के सिग्नोरेज ऊपर जाता रहेगा, यानी आप कहते हैं ग्रोथ ऑफ मनी बढ़ते बढ़ते आप अपनी सिग्नोरेज को बढ़ा सकते हैं। जितना ग्रोथ ऑफ मनी आप लगाएंगे इतना आपका ये सिग्नोरेज बढ़ता जाएगा, लेकिन एक ऑप्टिमल पॉइंट पे आने के बाद जो कि 10% होता है जीडीपी का, 10% ऑफ जीडीपी, ये ऑप्टिमल रेट है। यानी जो जीडीपी है उसका 10% आप सिग्नोरेज के थ्रू आप प्रिंट कर सकते हैं, और ये ऑप्टिमल पॉइंट है। इसके बाद अगर आप जीएम क्या कहते हैं ग्रोथ ऑफ मनी और मजीद प्रिंट करते रहेंगे तो आपके लिए वो जो है वो इंटर्न उल्टा हो जाएगा, और ग्रोथ ऑफ मनी यानी सिर्फ और सिर्फ ग्रोथ मनी सप्लाई चेंज करने की वजह से आप वापस से सिग्नोरेज का जो लेवल है वो कम होने लग जाएगा सिग्नोरेज का। ये कैसे होगा, ये हम अभी जब डेरिवेशन करेंगे आगे तो आपको समझ आएगा कि ये किस तरीके से पॉसिबल है और ये क्यों हो रहा है। और बेसिकली अगर आप देखा जाए तो हम सिर्फ और सिर्फ इसी पोर्शन को डिस्कस करेंगे, इस पोर्शन को डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि हमें देखना ये है कि हम कितना ग्रोथ करें तो हम कितने % सिग्नोरेज जो है वो हासिल कर सकते हैं। तो लाजमी सी बात है ये ऑप्टिमल है, इससे आगे जाके अपने ग्रोथ को बढ़ाना बेकार है, क्योंकि जब सिग्नोरेज ही आपका जो है वो 10% ऑप्टिमल यहाँ पर हो जाएगा तो हम आगे की बात नहीं करेंगे। लेकिन अब हम डेरिवेशन करेंगे जिसमें आपको और क्लियर समझ आएगा कि ये चीज़ें किस तरीके से होती हैं। ठीक है। अच्छा चले, अब मैंने वो बोर्ड ड्रॉप कर दिया और अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ बेसिकली इसकी फर्दर डेरिवेशंस, और इसको समझाएंगे कि आगे कि किस तरीके से, जो हमने पहले बात करी लेफर कर्व में कि बढ़ रहा है कम हो रहा है, तो ये कैसे होगा। देखिए जैसे कि हम जानते हैं कि ये बात तो कि हमने ये देख लिया था कि एस इज इक्वल टू ग्रोथ ऑफ मनी मल्टीप्लाई बाय रियल कैश बैलेंस और रियल मनी बैलेंस, और या फिर आप कह रहे हैं कि ये इन्फ्लेशन के बराबर भी होता है क्योंकि ग्रोथ ऑफ मनी इन्फ्लेशन के बराबर होता है, तो ये इक्वेशन भी इसके साथ फिट होती है। अच्छा, जैसे कि हम जानते हैं कि इक्विलिब्रियम के अंदर क्या होता है कि मनी डिमांड बराबर होता है मनी सप्लाई के। तो हमने क्या करा कि हमने सब्स्टिट्यूट करा बेसिकली मनी डिमांड के फंक्शन को मनी सप्लाई के फंक्शन। ठीक है। अच्छा, अब मनी सप्लाई के फंक्शन में कह रहा हूँ, सॉरी, मनी सप्लाई की जगह पे एम ओवर पी बेसिकली यही आपका जो है वो मनी सप्लाई है। तो ये आपका जो है वो आपका क्या है मनी डिमांड है, जिसको एल से डिनोट करें या एम डी से डिनोट करें, ये उसका फंक्शन दिया हुआ है। बेसिकली वो इक्वेशन फॉर्म में दिया हुआ भी फंक्शन दिया हुआ है। तो आपने क्या करा कि इस एम ओवर पी की जगह है जहाँ पे भी कह लें आप, यहाँ पे हमने रख लिया, अभी हमने ये इक्वेशन उठाई और हमने ये रख लिया।
अच्छा आई, क्योंकि जो मनी डिमांड है वो बेसिकली आई के साथ रिलेशनशिप होता है, इंटरेस्ट रेट नॉमिनल इंटरेस्ट रेट के साथ होता है। लेकिन क्योंकि नॉमिनल इंटरेस्ट रेट की क्या इक्वेशन होती है, रियल इंटरेस्ट रेट प्लस इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन अब चाहे वो एक्सपेक्टेड होगी तो नॉमिनल इंटरेस्ट रेट भी एक्सपेक्टेड हो जाएगा। तो लेकिन जैसे कि हम जानते हैं कि इन्फ्लेशन हो या एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन हो, वो जीएम के बराबर होती है। तो हम इस जगह पे जीएम भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, जो कि हमने यहाँ पे लाके कर दिया। अच्छा, ये दो रियल वेरिएबल्स भी कह लें और ये कह लें क्योंकि फुल एम्प्लॉयमेंट है तो ये इसलिए कांस्टेंट रहेगा, ये आर है ये इसलिए कांस्टेंट रहेगा। अच्छा, अब ये बात आती है कि एक जो हम ग्राफ देख रहे थे ये वाला, जिसमें क्या नजर आ रहा था कि ये लेफर कर्व था, बेसिकली यहाँ जीएम था और यहाँ सिग्नोरेज था और ये ऑप्टिमल पॉइंट था कह लें सिग्नोरेज का। तो अब ये क्या दिखा रहा है कि पहले इसका स्लोप बढ़ रहा है फिर बाद में कम हो रहा है। तो ये कैसे हो रहा है हम देखेंगे, इसका स्लोप निकालेंगे इस इक्वेशन का तो हमें पता चल जाएगा। ds अपॉन डेरिवेटिव ऑफ, यानी डेरिवेटिव ऑफ सिग्नोरेज अपॉन डेरिवेटिव ऑफ जीएम। अच्छा, इससे क्या होगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा। प्रोडक्ट रूल क्या है, पहले आप इसको लिखेंगे, ये बेसिकली ये चीज़ हो जाएगी u और ये आपका बन जाएगा v। तो फार्मूला होता है यू डी वी प्लस वी डी यू। तो पहले आपने ये लिखा और इसका डेरिवेटिव लेंगे आप, ठीक है। अच्छा, अब आप इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये क्या बन जाएगा आपका, ये हो जाएगा बेसिकली आप इस फंक्शन का ले रहे हैं तो डेरिवेटिव ऑफ एल विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव ऑफ जीएम, ठीक है। जीएम एज इट इज आ गया और इसका डेरिवेटिव क्या होगा, इस फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जीएम होगा। ये आपका डेरिवेटिव हो गया v का, यानी इसका, और प्लस वी डी यू, पहले आपने इसको लिखा एज इट इज लिखा जाएगा ये, और आप लेंगे इसका डेरिवेटिव, क्योंकि ये जीएम है, जीएम के रिस्पेक्ट से इसका जब डेरिवेटिव लेंगे तो डी जी डेरिवेटिव ऑफ जीएम विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव ऑफ जीएम ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी 1 रह जाएगा। तो बेसिकली ये आपका पूरा इक्वेशन आ जाएगी। अच्छा, आप देखें वो क्या है, एक जीएम तो आपको यहाँ नजर आ रहा है और एक जीएम ये चेंज यहाँ पे नजर आ रहा है। तो बेसिकली ये जो टर्म है आपकी, ये आपको बता रही है इसके स्लोप का कि क्या होगा, क्योंकि ये जो डेरिवेटिव ऑफ एल विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव ऑफ जीएम है, डेरिवेटिव ऑफ एल विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव ऑफ जीएम, ये लेस देन जीरो। कैसे लेस देन जीरो है, क्योंकि ग्रोथ ऑफ मनी करती क्या है कि जैसे जैसे ग्रोथ ऑफ मनी बढ़ेगी आपके साथ क्या होगा कि आपका इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, ठीक है। ग्रोथ ऑफ मनी के बढ़ने की वजह से आपका इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, और जैसे जैसे आपका इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, क्योंकि इंटरेस्ट रेट की वजह से होता क्या है, आप कहते हैं कि इंटरेस्ट रेट की वजह से आपकी जो मनी डिमांड है, ठीक है, मनी डिमांड आपकी जो है वो कम होती है। इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो आप मनी डिमांड कम करेंगे, और मनी डिमांड जब आप कम करेंगे तो इसकी वजह से क्या होगा कि ये रेशो जितना ग्रोथ ऑफ मनी बढ़ेगी इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, उसकी वजह से आपका मनी डिमांड कम होगा, यानी ये नेगेटिव वैल्यू आएगी। तो इनिशियल वैल्यूज की जो ये जीएम की ये वैल्यूज होंगी, ये छोटी वैल्यूज होंगी, इन छोटी वैल्यूज की वजह से, लेकिन जैसे जैसे ग्रेजुअली बढ़ती जाएंगी इस डी एल ओवर डी जी एम, यानी इस चेंज का जो नंबर है वो बढ़ता जाएगा। और क्योंकि ये माइनस की वैल्यू है और यहाँ ये इससे मल्टीप्लाई हो रही है, तो ये माइनस है और ये प्लस है, लेकिन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये टोटल इन रिटर्न इसका माइनस आंसर आएगा। तो ये टर्म माइनस में ही आएगी। तो जितना बढ़ता जाएगा आपका ये वैल्यू जीएम की, उतनी ये टर्म माइनस में ऐड बढ़ती जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा कि ये वाला जो रेशो है, क्योंकि ये माइनस में हो जाएगी ये प्लस में रहेगा जो भी होगा, तो ये वैल्यू जब बढ़ती जाएगी तो इसका रेशो कम से कम होता जाएगा, और एक टाइम पे ये इतनी बढ़ जाएगी कि ये नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप देख रहे हैं कि छोटी वैल्यू से जब आप चलेंगे तो आप आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जा रहे होंगे, और एक पॉइंट आएगा जिसके बाद और मजीद अगर जब बढ़ने लग जाएगी तो क्या होगा कि अल्टीमेटली आप नीचे की तरफ आने लग जाएंगे और आपका स्लोप वापसी हो जाएगा। डेरिवेटिव ऑफ एस ओवर डेरिवेटिव ऑफ जीएम जो है वो आपका जो है वो नेगेटिव हो जाएगा, पहले पॉजिटिव रहेगा और इस पॉइंट पे आके वो इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब ये तो हमने यहाँ पे आपको ये बता दिया कि ये किस तरीके से यहाँ पे ये चीज होगी, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम इससे और आगे देखें तो अच्छा, अब हम अगर इसकी आप कहते हैं कि डेरिवेशन करें, अब ये डेरिवेशन यहाँ तक के तो खत्म कर दिया। अब लेट्स सपोज हम, क्योंकि यहाँ पे अभी फंक्शन दिया हुआ था, अब हम अगर इसके अंदर जो है वो आपका एक फॉर्मूला लेकर आए
यानी मनी डिमांड का एक फॉर्मूला लेकर आए तो फिर हम इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, वो ज़्यादा आपके लिए एक्सप्लेनेबल भी होगा और थोड़ा ज़्यादा समझ आने वाली बात भी होगी। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि 10% जो है वो बेसिकली ऑप्टिमल सिनोरेज होता है 10% ऑफ व्हाट ऑफ जीडीपी, यानी 10% आप जो है वो अपनी जीडीपी का जो है फाइनेंस कर सकते हैं और थ्रू मनी प्रिंटिंग, ये ऑप्टिमल है। लेकिन यहाँ तक के गवर्नमेंट जाती नहीं है, क्यों? क्योंकि ये हाईली इन्फ्लेशनरी है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। तो अब लेकिन मैं अगर इसका एक मनी डिमांड का फॉर्मूला लिखूँ, जो कि इक्वेशन कह लें आप, वो दी हुई है आपको ये MD/P इज इक्वल टू, ठीक है, A माइनस BI प्लस ln y, ठीक है। अब ये आपको एक इक्वेशन दी हुई है, अब इस इक्वेशन के थ्रू आपको चलना है और आपको ये सिनोरेज की वैल्यू मालूम करनी है। होगा क्या, सबसे पहले तो ये जो ln है, आपको इस ln को हटाना है और इस इक्वेशन को सिंपल फॉर्म में लाना है। सिंपल फॉर्म में लाने के लिए हमारे पास तरीका होता है, वो होता है कि हम इसके ऊपर एक्सपोनेंशियल लगा देंगे। दोनों साइड में जब एक्सपोनेंशियल लगेगा तो ये सारी चीज़ें ऊपर चली जाएंगी, ये बन जाएगा इस तरह M/P/D इज इक्वल टू E के मतलब एक्सपोनेंशियल की पावर्स बन जाएंगी ये सारी। अब क्या होगा, ये E और ln, क्योंकि जब भी आप एक्सपोनेंशियल लगाए थे तो ln उससे कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा M/P, आप डिमांड कर लें इसको, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या होगा, इसको भी आप खोल लें, EA और मल्टीप्लाई बाई E माइनस BI मल्टीप्लाई बाई E माइनस ln y बार होगा। ये E और ln कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ क्या बच जाएगा, EA और माइनस EB। अच्छा, I भी जो है वो हम देख चुके हैं, वो क्या है R प्लस GM, ठीक है। और ये क्या बन जाएगा आपका, ये बन गया y। और यहाँ पे अगर आप इसको भी खोल लें तो ये क्या बन जाएगा, E माइनस BR और सॉरी मल्टीप्लाई बाई E माइनस BR और माइनस मल्टीप्लाई बाई E माइनस BGM डॉट y, और ये हो गया M/P और D। अच्छा, ये भी क्योंकि कांस्टेंट है और ये A तो वैसे ही कांस्टेंट है, तो ये सारी टर्म्स अगर आप तीनों को मिला लें, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, तो ये तीनों अगर मैं इसको EBGM को यहाँ ना लिखूँ, इसको एंड पे लिखूँ, लेट सपोज ये y बार और ये कर लिया मैंने E माइनस BGM, तो ये तीनों चीज़ें आपकी कांस्टेंट हो जाएंगी, कांस्टेंट कहलाएंगी। और इसको हम क्या कह देंगे, इसको हम कह देंगे C का नाम दे देंगे, CE माइनस BGM। तो ये तो हमने बेसिकली इक्वेशन को सॉल्व कर लिया मनी डिमांड की। लेकिन अब इस इक्वेशन को हम सिनोरेज के अंदर यहाँ पे रखेंगे, क्योंकि ये इस चीज़ को हमने अभी सॉल्व करा है। तो जब हम इसको वहाँ पे रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, S इज इक्वल टू GM माइनस CE माइनस BGM, ठीक है। अब क्या होगा, अब देखें, अब अगर हमसे कोई कहे अब हमें इसमें और क्या करना है, तो अब अगर मैं आपसे ये कहूँ कि इसके अंदर हम ये करें, अब जैसे हमने ये सारी चीज़ें निकाल ली, ये जो आप कह रहे हैं, कहते हैं कि आप अगर हम अब और इसमें कुछ करें तो हम इसका डेरिवेटिव निकालते हैं, डेरिवेटिव ऑफ एच विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव ऑफ GM, जैसे कि हमने यहाँ निकाला था, क्योंकि ये इक्वेशन तो आपकी सिनोरेज की आ गई। अब वो कैसे होगा, आप जब इसके बाद प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो क्या होगा, वही बात कि GM अगर मैं करूँ तो ये हो जाएगा बेसिकली कि आपका पहले वाला क्या हो जाएगा GM, और इसके साथ अगर आप इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, और अंदर का जब डेरिवेटिव आप लेंगे तो एक बार क्योंकि एक्सपोनेंशियल है तो एक्सपोनेंशियल एज इट इज लिखा हुआ आ जाता है, फिर हम इसकी पावर का लेते हैं, इसका डेरिवेटिव वो आएगा -b, ठीक है। प्लस का साइन आप लगाएंगे और फिर इसको आप एज इट इज लिखेंगे CE माइनस BGM, क्योंकि ये u और डेरिवेटिव ऑफ v लिया गया है, ये u है, ये v है, और यहाँ आप v और डेरिवेटिव ऑफ u लेंगे तो क्योंकि GM है तो फिर वही अगेन 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका जो है वो डेरिवेटिव बन गया। अच्छा, अब अगर आप इसमें से कॉमन निकालना चाहें तो देखिए यहाँ भी ये CE है और ये भी यहाँ पे भी है, तो अगर आप इसका कॉमन निकाल लें तो ये क्या हो जाएगा -BGM कॉमन आ जाएगा, और अंदर क्या बच जाएगा, क्योंकि अंदर यहाँ पे GM है और -b है तो ये बन जाएगा -BGM, और यहाँ पे कुछ नहीं है तो ये 1 हो जाएगा, तो ये रह जाएगा आपका -BGM और +1। तो अगर आप इसको उल्टा भी लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं CE माइनस BGM 1 माइनस BGM, ठीक है जी। ये हमने यहाँ पे आप कह लेंगे इक्वेशन लिख ली। अच्छा, अब जो समझने की बात है वो ये
कि ये जो BGM है, ये जो BGM बार बार आ रहा है वो बी क्या है? बी देखें, बी आपको यहाँ नजर आ रहा है, बी है बेसिकली इंटरेस्ट इलास्टिसिटी, ठीक है, यह है इंटरेस्ट इलास्टिसिटी। अब इंटरेस्ट इलास्टिसिटी की वजह से हो क्या रहा है यहाँ पे कि इंटरेस्ट इलास्टिसिटी का जो रिलेशनशिप है आपका मनी ग्रोथ के साथ, वो बेसिकली इनवर्स रिलेशनशिप है। यानी आप ये कह लें कि जितना ज़्यादा ग्रोथ ऑफ मनी होगी उतना ही कम इंटरेस्ट इलास्टिसिटी होगी, या इसको अगर हम यूँ कहें कि जितना इंटरेस्ट इलास्टिसिटी ज़्यादा होगी उतनी ही आप ग्रोथ ऑफ मनी कम करेंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो आपका बाकी जो है, अगर जितनी ज़्यादा आपने मनी सप्लाई करी है, अगर हाई आपका ये कह लें इंटरेस्ट इलास्टिसिटी हुई, तो वो सारा लिक्विडिटी ट्रैप में कन्वर्ट हो जाएगा वो सारा। तो बेसिकली इन दोनों का रिलेशनशिप क्या है, बी का और जीएम का आपस में इनवर्स रिलेशनशिप है, ठीक है। आप कह लें इसको इनवर्स रिलेशनशिप कहते हैं, हम इसको ये कह सकते हैं इनवर्स रिलेशनशिप है। अच्छा, अब क्या समझने वाली बात है इसके अंदर कि जैसे कि हमने ये चीज़ देख ली, ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन बनकर आ गई है ये वाली। अब अगर तो जो बी जो जीएम है, क्योंकि इनवर्स रिलेशनशिप है, अगर हम इसको यूँ लिखें, इनवर्स रिलेशनशिप का मकसद ये है कि अगर ये उसी वक्त मतलब बेहतर इस तरीके से है कि जितना ज़्यादा ये होगा उतना कम वो होना चाहिए। तो अगर मैं कहूँ कि ये 2 होगा, ठीक है, अगर ये 2 होगा आप कह लें, तो इसको क्या होना चाहिए, 1/2 होना चाहिए, ठीक है, कुछ इस तरीके से होना चाहिए। अगर तो ये इस तरह हो गए, यानी ये दोनों बराबर है अच्छा, अब देखिए जो जीएम है ना, जीएम के हिसाब से अगर हम देखें तो जीएम क्या कर रहा है कि जीएम का जो अपोजिट है वो है 1/b, यानी क्योंकि हमने कहा कि आपस में इनवर्स रिलेशनशिप है, तो जीएम किसके बराबर होगा, क्योंकि देखिए जैसे आपको मैंने बताया कि अगर b 1/2 है और जीएम जो है वो 2 है, तो ये किस तरीके से आया कि अगर आप कह लें कि जीएम जो है, जीएम किसके बराबर हो गया, फिर जीएम बराबर हो गया 1/b के, कि जीएम बराबर हो गया 1/b के। क्यों? क्योंकि ये क्या है, ये b है, इसका रेसिप्रोकल आप 1/b करेंगे तो क्या हो जाएगा 2, और हमने देखा कि 2 है, तो बेसिकली जीएम बराबर हो गया 1/b के। अगर जीएम बराबर होगा 1/b के तो आप होंगे इसके ऑप्टिमल पॉइंट। वो कैसे? लेट्स सपोज बी ये था 1/2 और जीएम क्या था 2, यानी किसके बराबर था 1/b के। अब यहाँ इस इक्वेशन में रखें सी ई माइनस बी क्या था -1/2, जीएम क्या था हमने देखा 2, 1 माइनस बीजीएम क्या था 1/2 और जीएम क्या था 2, क्या हुआ 2 से 2 कैंसिल, इस 2 से 2 कैंसिल, ये क्या बच गया CE -1 और ये क्या बच गया 1 माइनस 1 क्या हुआ 0। अब कोई भी नंबर आपका 0 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 0। इट मीन्स आपका जो डेरिवेटिव है सिनोरेज विद रिस्पेक्ट टू ग्रोथ ऑफ मनी विल बिकम 0। इट मीन्स डेरिवेटिव 0 हो गया, आप मैक्सिमम पॉइंट पर आ गए, इस पॉइंट पर आप आ गए, डेरिवेटिव आपका 0 है। और इसकी दूसरी कंडीशन होती है, वो क्या होगी, वो कंडीशन देखें क्या होगी। मैं अगर कहाँ लिखूँ, मैं अगर इसको यहीं लिखना शुरू करूँ तो बेसिकली ये कंडीशन ऐसी है कि GM ग्रेटर देन 1/b और लेस देन 1/b और GM ग्रेटर देन 1/b। अगर GM लेस देन 1/b होगा तो क्या होगा कि आपका जो डेरिवेटिव होगा, डेरिवेटिव ऑफ S विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव ऑफ GM, वो ग्रेटर देन 0 होगा, और अगर उल्टा हो गया इसका तो वो लेस देन 0 होगा। अच्छा, लेस देन 0 का मकसद है कि वो ये वाला पोर्शन होगा। इस वाले पोर्शन को हम डिस्कस नहीं करते, हम सिर्फ और सिर्फ इस पोर्शन को डिस्कस करेंगे जो कि यहाँ पर डेरिवेटिव ऑफ S विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव ऑफ GM, जहाँ पे ग्रेटर देन 0 है या फिर ये बराबर हो गया। क्योंकि जो चीज़ आपको अटेन करनी है वो सिनोरेज है, वो सिनोरेज आपको इसी पॉइंट पे ऑप्टिमल मिल जाएगी, इससे पहले कम मिल जाएगी, तो आप आगे क्यों जाएंगे जबरदस्ती के, क्यों ग्रोथ ऑफ मनी बढ़ाएंगे जब आपको पता है कि हाईली इन्फ्लेशनरी है। तो ये बेसिकली जो है वो आपका, इसका मैंने पार्ट आपको समझा दिया कि ये किस तरीके से हम सॉल्व करते आए, और आखिर के अंदर हमें पता चल रहा है कि ये किस तरीके से 0 हो जाएगा, किस तरीके से बढ़ जाएगा, किस तरीके से कम हो जाएगा। यहाँ हमने इसको फंक्शनल के फॉर्म में समझाया था, यहाँ हमने इसको इक्वेशन के फॉर्म में समझाया। अब हम क्या करेंगे, हम इसके बाद जो है वो इसका न्यूमेरिकल करेंगे। अच्छा देखिए, हमने तीनों चीज़ें लिख ली हैं यहाँ पे कि वापस से एक मरतबा, क्योंकि इक्वेशन सॉल्व करने के लिए और न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए वो ये क्या कहते हैं कि जो डेरिवेटिव ऑफ S विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव ऑफ GM है, यानी लेफर कर्व का जो स्लोप है वो 0 किस वक्त होगा, जब GM जो है 1/b के बराबर होगा, यानी इंटरेस्ट इलास्टिसिटी के रेसिप्रोकल के बराबर होगा। और जब
ग्रोथ ऑफ मनी जो है वो 1/b से छोटी होगी, तो जो आपका कहने का कहते हैं स्लोप है लेफर कर्व का वो ग्रेटर देन 0 होगा, पॉजिटिव होगा, और वरना वो नेगेटिव होगा जब ग्रोथ ऑफ मनी ज़्यादा बड़ी होगी इंटरेस्ट इलास्टिसिटी के स्लोप से। अच्छा, ये क्वेश्चन हम मालूम कर चुके थे कि एच इज इक्वल टू GM माइनस CE माइनस BGM। ठीक है, अब ये क्वेश्चन तो हमने देख लिया है। अब लेकिन अगर सॉल्व करने की बारी आए तो सॉल्व बेसिकली किस तरीके से होगा? सॉल्व इस तरीके से होगा कि आपको अगर कहा जाए कि जो 1/b है, क्योंकि एम्पेरिकल एविडेंस ये कहता है कि 1/b 1/3 और 1/, आप कहते हैं कि सॉरी बी की बात कर रहा हूँ, बी जो है वो 1/3 या 1/2 के दरमियान ही रहता है। ठीक है, किस तरीके से? इस तरीके से मैं कह सकता हूँ, कहते हैं कि इसको कि ये 1/3 से बड़ा और 1/2 से छोटा ही रहता है, तो ये b की वैल्यू। अब लेट्स सपोज हम कह रहे हैं कि अभी हमें b की वैल्यू क्या मिली है? 1/3। तो अब आपको कंफर्म होना चाहिए कि खुद ब खुद आप GM की वैल्यू निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि GM की वैल्यू इसके रेसिप्रोकल के बराबर होती है, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? 3, तो GM आ गया आपका 3। अब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करना शुरू करेंगे। कैसे? अच्छा, एस सिग्नोरेज अगर आपको ऑप्टिमल लेवल चाहिए, क्यों? क्योंकि देखिए आप ये जानते हैं कि ये बात कि b जो है वो GM जो है वो 1/b के बराबर है। ये कब होता है? जब आपका जो डेरिवेटिव है वो इक्वल टू 0 होगा, यानी आप ऑप्टिमल पे होंगे सिग्नोरेज के, उस वक्त ही ये बात बराबर होगी। तो आप इस कंडीशन को उसी वक्त लेंगे जब आपको होगा कि आप क्या निकाल लें? ऑप्टिमल पॉइंट की बात कर रहे हैं। तो अभी हम ऑप्टिमल पॉइंट की बात कर रहे हैं सिग्नोरेज के हिसाब से। तो ऑप्टिमल पॉइंट क्या है? 10% ऑफ GDP। ये मैंने आपको पहले बताया था कि ऑप्टिमल सिग्नोरेज क्या है? 10% ऑफ GDP। ठीक है, तो हम यहाँ पे सिग्नोरेज की जगह क्या रखेंगे? 0.1